हाय एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी AIBE की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब AIBE की जो तैयारी है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए हम अपने आज के 20 क्वेश्चन तैयार करते हैं। हमारा जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हु मे रिकॉर्ड कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 ऑफ CRPC। CRPC के 164 सेक्शन में कौन ऐसा आदमी होता है जो कन्फेशनल स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करता है? क्या वो पुलिस ऑफिसर होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है, या पुलिस ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर दोनों कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर है पुलिस ऑफिसर और जुडिशियल ऑफिसर दोनों कर सकते हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 468 CRPC फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस। ये वैसे तो आपको बेयर एक्ट में आंसर मिल जाएगा कि 468 CRPC में टाइम लिमिट क्या होती है कॉग्निजेंस लेने के लिए किसी भी ऑफेंस का, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर या नो लिमिट। आंसर इज 3 ईयर। थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्री लीगल एड इज गिवन अंडर। फ्री लीगल एड कौन से सेक्शन के अंडर दिया गया है? सेक्शन 301, 304, 303 या 305? हमारा सही आंसर है इसका सेक्शन 304। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कम्युनिकेशन मेड टू द स्पाउस ड्यूरिंग मैरिज। मैरिज के दौरान अपने जीवन साथी के साथ कम्युनिकेशन करना अंडर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या बताता है? रिमेन्स प्रिविलेज्ड इवन आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मैरिज के बाद डिसोल्यूशन के बाद भी प्रिविलेज्ड रहता है। डज नॉट रिमेन प्रिविलेज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ओनली बाय डिवोर्स। डज नॉट रिमेन प्रिविलेज्ड आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ओनली बाय डेथ। डज नॉट रिमेन प्रिविलेज्ड इन बोथ केस B एंड C। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है A, रिमेन्स प्रिविलेज। प्रिविलेज रहता है मैरिज के डिसॉल्व होने के बावजूद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा मेथड है ADR का जो सेक्शन 89 CPC 1908 में कंसिडर नहीं किया जाता? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो ADR में कंसिडर नहीं किया जाता अंडर सेक्शन 89 ऑफ CPC? मिनी ट्रायल, जुडिशियल सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत, कॉन्सिलिएशन या इनमें से कोई भी नहीं? हमारा सही आंसर है मिनी ट्रायल। मिनी ट्रायल को आप ADR का मेथड नहीं मानते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसीलिएटर्स अलाउड इन कंसीलिएशन प्रोसीडिंग। एक कंसीलिएशन की प्रोसीडिंग में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कंसीलिएटर कौन होते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है या कोई भी नहीं? कोई भी नहीं, क्योंकि कंसीलिएटर तो ऑड नंबर में कितने भी हो जाएं, 11 भी हो सकते हैं, तो इस वजह से इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद ए सूट में भी डिसमिस्ड अंडर ऑर्डर 9। एक सूट को डिसमिस कर दिया जाता है ऑर्डर 9 के तहत कब? वेयर नाइदर द प्लेंटिफ नॉर द डिफेंडेंट अपीयर, वेयर द समन इज नॉट सर्व्ड अपॉन द डिफेंडेंट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ्स फेलियर टू पे कॉस्ट फॉर सर्विस ऑफ समन्स, जब वो पे नहीं कर पाते हैं। वेयर प्लेंटिफ आफ्टर समन रिटर्न्ड अनसर्व्ड failed for 7 days to apply for fresh summon, where on the date fixed for hearing in a suit only defendant appears and he does not admit the plaintiff claim। तो इनमें से ये चारों के चारों ही आंसर हमारे सही हैं। तो इनमें से किसी में भी सूट को डिसमिस करने की का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट इज। जो एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट होता है, स्पीकर होता है लोकसभा का, इनमें से कोई भी नहीं। हमारा सही आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। राइट टू प्रॉपर्टी क्या है इंडिया में? फंडामेंटल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है? करेक्ट आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये। इनमें से कौन सा ऐसा रिट है जो प्रोड्यूस करने के लिए बोलता है बॉडी को 24 आवर्स के अंदर अंदर? मतलब आपको 24 घंटे में बंदे को पेश करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। हमें पता है सर्शियोररी, क्यू वारंटो, प्रोहिबिशन, हेबीज कॉर्पस। हेबीज कॉर्पस है हमारा ये रिट। The parties which cannot be compelled to perform specific performance of contract are provided in which section of specific relief act? Specific relief act के कौन से सेक्शन में बोला जाता है कि पार्टीज़ को आप कंपेल नहीं कर सकते अपनी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में? 27, 28, 29, 30 ये सेक्शन नंबर है। तो हमारा जो 28 सेक्शन है आप देख सकते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन, बेयर एक्ट खोल के उसमें आपको आंसर मिल जाएगा। वट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफरेबल। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांसफरेबल होती है? पेंशन, पब्लिक ऑफिस, राइट टू री एंट्री या एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है? तो हमारा सही आंसर है एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड नहीं है। देखिए मैं ना सेक्शंस वाले क्वेश्चन थोड़े से कम ही डिस्कस करती हूँ क्योंकि सेक्शन वाले क्वेश्चन हमें बेयर एक्ट में मिल जाएंगे। तो मैं सिर्फ बीच में एक दो इसलिए उठाती हूँ ताकि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता चल जाए कि सेक्शन के क्वेश्चन आते कैसे हैं। मेरा यहाँ सेक्शंस पढ़ने का कोई पॉइंट नहीं है। अगर मैं सेक्शंस यहाँ पढ़ूंगी तो आपको याद वो कुछ रहने नहीं है, देखना आपको बेयर एक्ट में से ही है। तो बस टाइप ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको बेयर एक्ट में से उसको सर्च करना आना चाहिए। और बेयर एक्ट किस तरीके से देखे जाते हैं वो मैंने पहले 2 वीडियोज़ डाली हैं, आप उसको देख सकते हैं।
विच इज़ अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ नेबरिंग राइट पिटीशन। नेबरिंग राइट पिटीशन में कौन सा सब्जेक्ट मैटर इनमें से आता है? ड्रामेटिक वर्क, जोग्राफिकल इंडिकेशन, न्यू वेराइटीज एंड प्लांट्स, या परफॉर्मेंस? ऑब्वियसली परफॉर्मेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इनमें से कौन सा इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आता है? ईजमेंट्री राइट, राइट रिलेटिंग टू लीज, राइट टू क्लेम मेंटेनेंस, या सेल्स ऑफ ए सीलिंग फैन। ऑब्वियसली इनमें से मूवेबल जो है वो सीलिंग फैन ही है, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो आएगा नहीं, बाकी सब इमूवेबल है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लीडिंग केस अंडर इंजुरिया साइन डेमनम। डेमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डेमनम दोनों ही जो मैगजिम्स हैं मैंने आप लोगों को कराई है, मेरी लैटिन मैगजिम्स की प्लेलिस्ट में जाके आप सुन सकते हैं इनकी डिटेल्स। इंजुरिया साइन डेमनम इज इंजरी विदाउट डैमेज। तो इंजरी विदाउट डैमेज में सबसे ज़्यादा लैंडमार्क केस इनमें से कौन सा है? रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, एशबाय वर्सेस वाइट, डोनॉग वर्सेस स्टीवेंसन, या ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए रेलैंड वर्सेस फ्लेचर तो हमें पता है स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी वाला केस है, तो एशबाय वर्सेस वाइट का जो केस है ये बहुत ही लैंडमार्क केस रहा है, जिसमें एशबाय जो होता है वो वोटर होता है और वो वोट देने जा रहा होता है, बट कांस्टेबल वाइट उसको रोक लेता है किसी वजह से, शक पे, और वो उसको जाने नहीं देता, जिससे उसका वोटिंग राइट छिन जाता है। दो एशबाय जिसको जिताना चाहता था वही पार्टी जीतती है, उसका नुकसान कुछ नहीं हुआ बट इंजरी हुई है उसकी राइट की। तो वहाँ पर आपको पता है उबी जसीमी ईबी रेमेडियम, दैट इज वेयर देयर इज ए राइट देयर इज ए रेमेडी। तो यहाँ पर एशबाय का राइट था जो खराब हुआ, तो वाइट को पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पर जो लैंडमार्क केस है इंजुरिया साइन डेमनम का वो क्या हुआ? एशबाय वर्सेस वाइट। नेक्स्ट इज इनमें से सबसे पहला मतलब कौन सा ईयर है जिसमें इंडियन इनकम टैक्स लॉ जो है इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने? अभी आपको कहाँ मिलेगा आंसर, इधर रट्टा ही लगाना पड़ेगा। 1886, 1868, 1860, या नन ऑफ द अबव? 1860। इसमें हमारा पहली बार सर जेम्स विल्सन ने इंडियन इनकम टैक्स लॉ बनाया था। एडम स्मिथ हैज़ एन्यूमरेटेड कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। हमने पढ़े हैं, एडम स्मिथ ने कैनन्स ऑफ टैक्सेशन दिए हैं, विच आर एक्सेप्टेड यूनिवर्सली, जो सब जगह एक्सेप्टेड है। दे आर, क्या है वो? इक्वालिटी एंड सर्टेनिटी का कैनन, इक्वालिटी कन्वीनियंस इकोनॉमी, इक्वालिटी एंड इकोनॉमी, इक्वालिटी सर्टेनिटी कन्वीनियंस एंड इकोनॉमी। ये चार कैनन्स होते हैं जो कि चारों के चारों वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल कूलिंग रेदर देन ग्लोबल वार्मिंग? ये एनवायरमेंटल लॉ का क्वेश्चन है। ग्लोबल कूलिंग करता है वो रेदर देन ग्लोबल वार्मिंग, इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें कंट्रीब्यूट करता है? नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CFC, या एरोसोल्स? ऑब्वियसली एरोसोल्स होंगे, ठीक है इसका आंसर, साइंस वाले ज़्यादा समझते हैं इसको। नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नवाब हुसैन 1977 रिलेट्स टू, किस चीज़ के कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है ये केस? रेस सब्जुडाइज, रेस जुडिकाटा, कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, डीम्ड रेस जुडिकाटा? तो इसका सही आंसर है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। फ्रेंड्स मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आपको लैटिन मैगजिम्स या डॉक्ट्रिन्स में कन्फ्यूजन रहता है, आपको नहीं क्लियर है डॉक्ट्रिन्स या मैगजिम्स, तो मेरे इसी चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट डली हुई है जिसमें मैंने लीगल मैगजिम्स के नाम से वो प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको जाके देखिए। उसमें 40-50 मैगजिम्स हैं जो बार बार रिपीट होती हैं और वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने वो बनाई है। नेक्स्ट इज एक सिचुएशनल क्वेश्चन है ये। एक्स इज़ लिविंग इन पुणे, एक्स पुणे में रहता है और उसका भाई वाई मुंबई में रहता है। एक्स उसके ऊपर, वाई के ऊपर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का सूट डालना चाहता है, जो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है दिल्ली और बैंगलोर में। तो अब वो सूट कहाँ डलेगा? सूट विल बी इंस्टीट्यूटेड इन दिल्ली ओनली, दिल्ली में डलेगा। सूट सिर्फ बैंगलोर में डलेगा, या सूट दिल्ली और बैंगलोर कहीं पर भी डल सकता है, या नन ऑफ द अबव, दोनों में से कहीं पर भी नहीं। तो सूट डलेगा दोनों जगह। हमने क्योंकि ये रूल पढ़ा है कि जहाँ का केस होता है वहाँ डल सकता है, जहाँ घर होता है वहाँ डल सकता है, या जहाँ ऑफिस होता है वहाँ डल सकता है। तो 3 जगह अलाउड होती है इंसान को। द प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ दिया गया है? प्रोविजन ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑब्वियसली IPC का है, तो हमारा ऑप्शन है 96 to 108 ऑफ IPC, 94 to 106 ऑफ IPC, 96 to 106 ऑफ IPC एंड 95 to 106 ऑफ IPC। तो हमारा सही आंसर है 96 to 106 ऑफ IPC। अगेन ए सिचुएशनल क्वेश्चन, एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय वाई इज सिचुएटेड एट भोपाल। एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है वाई की, वो जो भोपाल में है, और रॉन्ग डूअर पर्सनली वर्क्स फॉर गेन एट इंडोर, और जो रॉन्ग डूअर है जो गलत कर रहा है उसके साथ वो पर्सनली वर्क करता है इंडोर में। सूट टू ऑब्टेन कॉम्पनसेशन फॉर रॉन्ग टू द प्रॉपर्टी में बी इंस्टीट्यूटेड। अब जो सूट है वो कहाँ फाइल होगा? भोपाल, इंदौर, दोनों में से किसी भी जगह, या दोनों में से किसी भी नहीं जगह, मतलब
कहीं पर भी नहीं। तो मैंने अभी अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि जब भी सूट फाइल करना है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, तो आप 3 जगह कर सकते हैं, काम वाली जगह, रहने वाली जगह अपनी और रहने वाली जगह सामने वाले की। तो भोपाल और इंदौर कहीं पर भी आप सूट फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ पीरियड ऑफ 12th मंथ, 12 महीने का पीरियड जो कि 1 डे ऑफ अप्रैल से शुरू होता है, उस पीरियड को क्या कहते हैं? लीप ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर या नन? हम अपने लॉ में इसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट इज इन विच कंट्री वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ PIL ओरिजिनेटेड? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो कौन से देश से आया है? यूनाइटेड किंगडम, USA, अमेरिका, इंडिया या ऑस्ट्रेलिया? तो बहुत ही क्लियर है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो USA से आया है। हमने अमेरिका से लिया है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो हमारा करेक्ट आंसर है US से। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है राइट टू फेयर लीगल एड। हर किसी को फेयर लीगल एड पाने का पूरा अधिकार है और इसको फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। इन केस ऑफ कौन से केस में दिया गया है इसे? हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार, MS हॉस्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मधु मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रुदल शाह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। करेक्ट आंसर इज हुसैन आरा खातून वर्सेस होम सेक्रेटरी स्टेट ऑफ बिहार। ये वाला जो केस लॉ है कई बार पूछा जा चुका है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद रखें, हुसैन आरा खातून। एक्स स्ट्राइक ए